हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटे। तो आज हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहला यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। यदि आपके मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। वहां भी आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे यूनिट वाइज। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। तो बेटे आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर सेकंड का नाम है परमाणु की संरचना, या परमाणु की संरचना को हम इंग्लिश में कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हमें परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला यूनिट स्टार्ट करना है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु के मूल कण, कि परमाणु में कौन कौन से मूल कण होते हैं और मूल कणों का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणों के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई और कैथोड किरणें क्या होती हैं, क्या कैथोड किरणों के कारण ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। इन सभी बातों के बारे में हमें डिस्कस करना है। और नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे कैथोड किरणों के गुण। तो अब इन 3 पॉइंट्स के साथ आज का हम अपना वीडियो शुरू करेंगे और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर सेकंड का नाम है परमाणु की संरचना, या आप इसे कह सकते हो परमाणु संरचना, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो परमाणु संरचना में आज हमें डिस्कस करना है कि परमाणु क्या होता है। हालांकि हमने पहले यूनिट में भी डिस्कस किया था परमाणु के बारे में। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि परमाणु में वास्तविकता में कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं, कि परमाणु में कौन कौन से मूल कण होते हैं, मूल कण का मतलब क्या होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई है। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि परमाणु का क्या मतलब होता है। वैसे तो आपने पहली यूनिट में डिस्कस कर ही लिया था, पर फिर भी थोड़ा सा एक तरह का रिवीजन हम यहाँ करेंगे कि परमाणु या एटम का क्या मतलब होता है। देखो, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आप मुझे बताते हो कि सर परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने। जो उत्तर बिल्कुल सही है। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है या सबसे छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। पर अब परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। क्या है, सुनो ध्यान से। देखो, समझेंगे हम लिखते हुए। हम लिखेंगे परमाणु किसी पदार्थ का, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटा यानी सूक्ष्मतम कण होता है, वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित हुए बिना, रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित हुए बिना यानी बिना विभाजित हुए, विभाजित हुए बिना भाग लेता है।
बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। भाई डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। हम यहाँ इस बात को नहीं कह रहे हैं कि परमाणु अविभाज्य है, हम सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि परमाणु बिना विभाजित हुए ही रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था 19वीं शताब्दी के अंत तक। अब देखो क्या हुआ। अब परमाणु के बारे में तो इतनी बात आपको पता ही होनी चाहिए जितनी मैंने आपको बताई है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेता है तो उसे विभाजित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो अगला बात डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बेटे परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर मूल कण का क्या मतलब होता है। मूल कण का क्या मतलब होता है, ये तो अपने आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बेटे मूल कण वे कण होते हैं जो परमाणु में सदैव उपस्थित रहते हैं, हमेशा रहते हैं। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, उन सभी पदार्थों में परमाणु तो होगा ही, ये बात तो पक्की है। वे सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। उन छोटे छोटे टुकड़ों को या कणों को यदि आप तोड़ दोगे तो आपको मिलेंगे अणु, और यदि अणु को भी आप तोड़ दोगे तो आपको मिलेंगे परमाणु। इसका मतलब इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, कोई सा भी अवस्था है, सभी अवस्थाओं में परमाणु तो हैं। ये बात तो पक्की है कि परमाणु हैं। और परमाणु के अंदर ऐसे कौन से कण हैं जो परमाणु के अंदर सदैव मिलते हैं, हर एक पदार्थ के परमाणु के अंदर। तो जो कण परमाणु में सदैव उपस्थित रहते हैं उन कणों को हम कहते हैं परमाणु के मूल कण। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि परमाणु के मूल कण किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए वे कण जो प्रत्येक, लिखता हूं, वे कण जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में या परमाणुओं में सदैव उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटे बताओ। सदैव उपस्थित होते हैं, कोमा, मूल कण कहलाते हैं। यानी इनका परमाणुओं में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये परमाणुओं में जरूर होंगे। जैसे मूल कण कौन कौन से होते हैं, 3 मूल कण होते हैं जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, क्या होता है प्रोटॉन। और एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये 3 कण आपको पता होने चाहिए कि ये तीनों कण होते हैं किसी भी परमाणु में हमेशा। देखो इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को आप लिख सकते हो 0 और 1 से। तो ये तीनों के संकेत हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। पर मैं आपको यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, एक हेडिंग लिखते हैं नोट। देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। देखो हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मूल कण। क्यों होते हैं ये मूल कण? इसलिए होते हैं क्योंकि ये हर एक परमाणु में जरूर होंगे, हर एक पदार्थ के परमाणु में जरूर होंगे। हर एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आपने पढ़ा था कि ये जो परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक में पाए जाते हैं धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों तरफ होती हैं कक्षाएं। कक्षाओं में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही तो पढ़ा था आपने। पर इससे हमें एक बात समझ में आई कि हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 कणों का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी ये तीनों मौलिक कण हैं या मूल कण हैं। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस संसार में, इस दुनिया में एक परमाणु ऐसा है या एक तत्व ऐसा है
जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हालांकि न्यूट्रॉन एक मूल कण है, हमने मूल कणों में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर यदि मैं बात करूं आपके सामने हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो केवल हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है, केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में, जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन ऐसा है, यानी हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास एक कक्षा होती है और एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने ये बात पढ़ ली कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर एक परमाणु में हैं। जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में जितने भी परमाणु हैं, हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम मौलिक कण कहते हैं। पर हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज का और हमें जरूरत पड़ेगी, उसे भी समझ लें जरा। ये हम एक हेडिंग लिखते हैं, नोट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास कोई धन आवेशित वस्तु है ना, और दूसरी भी धन आवेशित वस्तु है, तो दो धनावेशित वस्तुएं जब एक दूसरे के समीप रखी जाती हैं तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान प्रकृति के। ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये लगाया मैंने कोमा। यदि हम ऋण आवेश के सामने ऋण आवेश को रख देते हैं, यानी दो ऋणावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं, तो ये दोनों ऋणावेशित वस्तुएं भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, क्योंकि इनका आवेश भी समान है। ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है। पर यदि आप एक धनावेशित वस्तु के सामने एक ऋणावेशित वस्तु को रख देते हो, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश, ये चीज आपने पढ़ रखी है पहले से भी। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? यदि वे दोनों धनावेशित हैं या दोनों ऋणावेशित हैं, जब तो हमने कहा समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है बेटे, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश जो अपोजिट चार्ज होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं बताओ? एक दूसरे को, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये चीज आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ रखी है, पर आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो अगली हेडिंग लगाते हैं हम, अगली हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई थी वो कैथोड किरणों के कारण हुई थी। मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कैथोड किरणें। तो हमें कैथोड किरणों का अध्ययन करना है और कैथोड किरणों के अध्ययन को ले जाना है इलेक्ट्रॉन की खोज पर। ठीक है बेटे, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणें। देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। क्या नाम था? जूलियस प्लकर। तो जूलियस प्लकर जो थे
बहुत ही माइंडेड थे और उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था। क्या प्रैक्टिकल किया था? उन्होंने कांच की एक इस तरह की खोखली नली ली थी। ये क्या है? कांच की खोखली नली। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। क्या है? कांच की खोखली नली है। इस कांच की खोखली नली की खासियत ये थी कि इसमें इन्होंने एक तो प्लेट इधर लगाई धातु की और एक प्लेट इधर लगाई। ये जो प्लेट लगाई इसका संबंध तो इन्होंने कर दिया बैटरी के ऋण आवेश से। किससे संबंध करा बेटे? ऋण आवेश से। इसका संबंध करा ऋण आवेशित सिरे से और इसका संबंध करा है धन आवेशित सिरे से। इस तरह मतलब कांच की एक खोखली नली है, उसमें दो प्लेट लगाई हैं धातु की और उनमें से एक प्लेट का संबंध बैटरी के ऋण आवेशित सिरे से किया है। आपको पता है छोटा डंडा माइनस का होता है और बड़ा डंडा प्लस का। यह चीज भौतिक विज्ञान में भी आपने पढ़ी होगी कि जब भी हम किसी बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, बहुत सारे सेल इसमें होंगे। जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आप उसे बैटरी कह सकते हैं। अब देखो इसमें जो ये प्लेट है ये ऋण आवेशित सिरे से जुड़ी है तो इस प्लेट पर भी ऋण आवेश आ जाएगा और इस प्लेट को आप कह सकते हो कैथोड। क्या कह सकते हो? कैथोड। और दूसरी प्लेट धनावेशित सिरे से जुड़ी है तो इस प्लेट पर धनावेश आ जाएगा और इसे आप कह सकते हो एनोड। ठीक है बेटे। और इसके अंदर भरी हुई है कोई गैस। अब यहाँ जूलियस प्लकर ने दो बातों पे ध्यान दिया, वे दोनों बातें आपको समझनी पड़ेगी। ये जो यहाँ पाइप हमने बनाया है ये पाइप वास्तविकता में निर्वात पंप है। क्या है? निर्वात पंप। निर माने विदाउट, वात माने वायु। ऐसा पंप जो अंदर को कैसा, अंदर का जितना भी स्पेस है, जगह है, उसे क्या कर देगा? वायु रहित कर देगा, यानी निर्वात बना देगा। और निर्वात पंप लगाने के कारण क्या हुआ कि इसमें भरी हुई जो गैस थी, कोई भी गैस आप इसमें भर सकते हो नली में, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कोई सी भी गैस, हीलियम भर सकते हो। तो इसमें जो भी गैस भरोगे उसमें से ज्यादातर गैस बाहर निकाल ली जाएगी निर्वात पंप के द्वारा। निर्वात पंप एक ऐसा पंप होता है जैसा एक तरह का चूसक पंप जो अंदर की हवा को चूस के बाहर निकाल दे सारी को। ठीक है। तो निर्वात पंप के द्वारा जब हम बाहर निकालते हैं हवा तो क्या होता है? दाब घट जाता है इसके अंदर। तो मैं लिखूंगा निम्न दाब। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि जूलियस प्लकर ने जो विद्युत विसर्ग नली ली थी या विसर्जन नली ली थी उसमें दाब को कैसे कम किया था, तो आप बता सकते हो किसके द्वारा? निर्वात पंप के द्वारा। निर्वात पंप लगा के ज्यादातर गैस को बाहर निकाल लिया गया था जिसके कारण नली के अंदर दाब घट गया था। तो पहली शर्त तो उसकी ये थी कि निर्वात पंप लगाकर हमें नली के अंदर गैस का दाब बहुत कम कर देना है। दूसरी शर्त, ये जो बैटरी इन्होंने लगाई थी ये बैटरी बहुत हाई वोल्टेज वाली बैटरी थी। तो मैं यहां लिखूंगा कि ये बैटरी थी उच्च विभव वाली बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए देखो, किन दो बातों को? जूलियस प्लकर ने कांच की एक खोखली नली ली जिसे कहते हैं विद्युत विसर्ग नली या विसर्जन नली। इसमें कैथोड और एनोड लगाया और निम्न दाब व उच्च विभव पर, देखो निम्न दाब व उच्च विभव पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की ना, किसने प्रवाहित की? जूलियस प्लकर ने। तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या पाया कि कैथोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? अदृश्य किरणें। और ये किरणें इस नली की दीवार पर टकराकर एनोड की तरफ तो जाएंगी, ये नली की दीवार पर टकराकर या बीच में कोई पर्दा लगा दिया जाए, स्फुरदीप्ति पर्दा या प्रतिदीप्ति पर्दा, तो उस पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड किरणें। और ये जो हमने यहाँ कांच की नली बनाई है इसे कहते हैं विसर्जन नली या विद्युत विसर्ग नली। तो विद्युत विसर्ग नली में क्या है? एक कैथोड है, एक एनोड है और क्या है? निम्न दाब है और उच्च विभव है। चार ही बातें आपको ध्यान रखनी है। कांच की नली, कैथोड, एनोड, निम्न दाब और उच्च विभव। ठीक है। क्यों ये किरणें उत्पन्न हुई, कैथोड किरणें, क्या कारण था, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो,
फिर अगले पेज पे समझाता हूं मैं आपको ये सारी चीजें। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, देखो बेटे ध्यान से देखो क्या लिखना है हमें उस हेडिंग में। मैंने यहाँ चित्र बनाया है, चित्र बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपको पिछले पेज पे मैंने समझाया था। ठीक है बेटे, देखो जरा, जब ध्यान से समझना, अब समझ में आएगा आपके बहुत अच्छा। जब जूलियस प्लकर था वैज्ञानिक का नाम, जब जूलियस प्लकर ने विद्युत विसर्ग नली, ये जो कांच की नली है, या विद्युत विसर्ग नली को हम विसर्जन नली भी कह सकते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं विसर्जन नली। ठीक है, ये जो कांच की नली है, जब जूलियस प्लकर ने विद्युत विसर्ग नली या विसर्जन नली में निम्न दाब व उच्च विभव पर, यानी दाब तो होना चाहिए कम और वोल्टेज होना चाहिए ज्यादा। निम्न दाब कैसे उत्पन्न करा? निर्वात पंप के द्वारा गैस का ज्यादातर हिस्सा बाहर निकालकर। और उच्च विभव कैसे उत्पन्न करा? हाई वोल्टेज बैटरी को लगाकर। तो निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने क्या देखा, क्या पाया? देखो, उन्होंने पाया कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें, कैथोड की ओर से ये किरणें निकल रही। देखो, कैथोड से ही तो निकल रही बेटे, कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, निकलती हैं। जो नली की, यानी विसर्जन नली की बात हम कर रहे हैं, जो नली की दीवार पर टकराकर, यानी कांच की दीवार पर टकराकर, नली की दीवार पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। कैसी चमक उत्पन्न करती हैं? हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। और कहां से निकलती हैं? कैथोड से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं बेटे? कैथोड से निकलती हैं। देखो एक बात बताता हूं, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इन किरणों का नाम रखा गया था कैथोड किरणें या ऋण किरणें। ठीक है, अब कैथोड किरणें नाम किसने रखा था? क्या कैथोड किरणें नाम जूलियस प्लकर ने ही रखा था? आपको ध्यान रखना है कि कैथोड किरणें नाम देने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, तो यहां लिखता हूं, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए ध्यान से समझना बेटे, इसलिए जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे, नाम आपने पहले भी सुना होगा, इनका नाम हमने बिगाड़ रखा है। जे थॉमसन को हम कहते हैं टॉमसन, थॉमसन ना कह के टॉमसन कहते हैं, क्योंकि हमारे देश का एक नियम है कि हर एक चीज को अपने अनुसार ढाल लो, चाहे वो चीज कैसी भी है।
हमने एलेक्जेंडर को बना दिया है सिकंदर। असली नाम एलेक्जेंडर था, हमने उसे सिकंदर बना दिया, क्योंकि हमारी जीभ जो है इतने फर्स्ट क्लास तरीके से घूम नहीं सकती थी, इतनी लचक नहीं दिखा सकती थी एलेक्जेंडर, तो इसलिए हमने उसे बना दिया सिकंदर। हमने थॉमसन को बना दिया टॉमसन। हमने ली चटेलियर को बना दिया ला शतालिए। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। खाली इस परिवर्तन की बात नहीं है, हमारा जो एरिया है, हमारे एरिया में क्या होता है कि अमरूद को मरूद कहते हैं। ए खा लिया है लोगों ने, ए मरूद है ना अजीब बात। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके मात्राएं खा ली हैं लोगों ने। अपने जीभ के अनुसार, अपने गले के अनुसार हर एक चीज को हम ढाल लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे देश की खासियत है। तो हमने लिखा है क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इनको कैथोड किरणें कहा था। तो कैथोड किरणें कहने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? जे थॉमसन। आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक बात और बताता हूं आपको, चलो एक हेडिंग लिखते हैं, नोट। आपको पता तो चल गया होगा कि कैथोड किरणें क्या हैं। कैथोड किरणों का जो प्रैक्टिकल किया था वो किसने किया था? जूलियस प्लकर ने। क्या किया था? कांच की एक खोखली नली ली, उसमें एक कैथोड लगाया, एक एनोड लगाया, निम्न दाब और उच्च विभव पर वैद्युत धारा जब उसने प्रवाहित करी, एक गैस थी, गैस की बहुत कम मात्रा इसमें छोड़ी थी, बाकी सारी मात्रा निर्वात पंप के द्वारा बाहर निकाल दी गई थी, जिसके कारण दाब घट गया था नली के अंदर, यानी विद्युत विसर्ग नली के अंदर या विसर्जन नली के अंदर। तो जब निम्न दाब और उच्च विभव पर धारा प्रवाहित हुई तो उन्होंने देखा कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकलती हैं जो दीवार पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। और क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए जे थॉमसन ने इन किरणों को क्या नाम दिया था? कैथोड किरणें या कैथोड रेज कहा था। तो बेटे कैथोड रेज के बारे में आगे जो ज्यादा अध्ययन करा, इनके बारे में, इनके गुणों का जो अध्ययन करा, उसमें दो वैज्ञानिकों का नाम सबसे पहले आता है। एक तो विलियम क्रुक्स का नाम और एक जे थॉमसन का नाम। ये दो साइंटिस्ट थे जो जी जान से लगे हुए थे इन कैथोड किरणों को समझने में कि आखिरकार ये कैथोड किरणें हैं क्या, कैसे उत्पन्न हुई, कहां से आई, इनके अंदर क्या क्या खासियत है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि जो कैथोड रेज होती है ना, ये कैथोड रेज या कैथोड किरणें, इनके गुणों का अध्ययन करने के लिए दो वैज्ञानिकों का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, सबसे पहले विलियम क्रुक्स, ठीक है, क्रुक्स। और नंबर दो, दूसरे वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम आप ध्यान रखोगे कि कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है बेटे, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया था। दोनों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो नाम याद रखना है आपको विलियम क्रुक्स का और एक याद रखना है जे थॉमसन का। ठीक है बेटे, अब देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। चलो खैर, देखो एक चीज आपको सीखनी है कि कैथोड से निकली है कैथोड किरणें। आपने जो पुराना टीवी होता है ना, टीवी, अब तो सबके यहाँ एलईडी एलसीडी लगे हुए हैं। पुराना टीवी जिसे टेलीविजन कहते थे, बहुत बड़ा बॉक्स होता था एक, शायद किसी किसी के घर में अब भी होगा। ठीक है, जब हम छोटे थे तो टीवी का साइज बहुत बड़ा होता था, बोर्ड से भी बड़ा, मतलब स्क्रीन नहीं होती थी बड़ी, वो स्क्रीन तो छोटी थी, डब्बा बहुत बड़ा होता था।
फिर क्या हुआ, हम जब 11th-12th में आए तो टीवी का साइज थोड़ा छोटा हो गया, यानी बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया, स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी। और अब क्या है, अब तो एलसीडी एलईडी का जमाना है। अब तो टीवी जो है वो बड़े बड़े बॉक्स थोड़ा ही है, पतली सी एक स्क्रीन है, दीवार पर लग जाती है, ठीक है। और टीवी से भी छोटा है, एलईडी एलसीडी से भी छोटा आपके हाथ में मोबाइल फोन है, ये तो बहुत छोटा है। तो जो पुराने टीवी होते थे जिन्हें टेलीविजन कहते थे, उनमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी लगी हुई। यदि आपका जानने वाला कोई बिजली का मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, तो आप उनसे बात कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि पुराने जो टेलीविजन होते थे उनमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी क्या, उसे कहते थे पिक्चर ट्यूब। तो पिक्चर ट्यूब जो है वो ऐसी होती थी, बहुत लंबी होती थी, और उसकी शेप जो है कुछ ऐसी होती थी, ऐसी पीछे से। तो वो सामने तो स्क्रीन है, और स्क्रीन के पीछे कांच की बनी हुई ऐसी नली होती थी एक, और वो नली लास्ट में जाके बहुत पतली हो जाती थी। तो वो जो पिक्चर ट्यूब है वो बेटे एक तरह की कैथोड नली ही होती थी। उसका जो लास्ट में जो छोटा सा हिस्सा आता था वो कैथोड होता था, और कैथोड से निकलती थी कैथोड किरणें, और कैथोड किरणें टकराती थी सामने पर्दे पर जाकर। पर्दे पर एक लेप लगाया जाता था, और वो लेप जो है वो या तो किसी स्फुरदीप्ति पदार्थ का या प्रतिदीप्त पदार्थ का लगाया जाता था, ठीक है। और जब वे कैथोड किरणें उस प्रतिदीप्त पदार्थ के लेप पर टकराती थी पर्दे पे जो हमने लगा रखा है टीवी के स्क्रीन पर, तो हमें वहां चित्र दिखाई देते थे। तो वो इस तरीके से काम करती थी पिक्चर ट्यूब। टेलीविजन या टीवी का जो मुख्य हिस्सा होता था वो पिक्चर ट्यूब ही होता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट, थोड़ा इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए कि जो टीवी की पिक्चर ट्यूब है वो एक तरह की कैथोड नली है। टीवी या टेलीविजन पूरा नाम होता है इसका। टीवी की पिक्चर ट्यूब, टीवी की पिक्चर ट्यूब एक कैथोड नली का, एक कैथोड नली का ही होती है, ठीक है। यदि किसी इलेक्ट्रीशियन के यहाँ आपको पुराना जमाने का कोई टेलीविजन मिल जाए तो आप उसे देख सकते हो, उसमें एक बहुत बड़ी नली आपको दिखाई देगी जो स्क्रीन से पीछे की तरफ जा रही होगी, उसे कहते हैं हम पिक्चर ट्यूब। और वो पिक्चर ट्यूब किसकी क्या है, वास्तविकता में कैथोड नली का है। उसमें लास्ट में एक कैथोड लगा हुआ है, वहां से कैथोड किरणें निकलती हैं, और वे कैथोड किरणें टकराती हैं पिक्चर ट्यूब यानी आपकी टीवी के स्क्रीन पर, और वो स्क्रीन आपको चमकती हुई नजर आती है, उसमें आपको दिखाई देते हैं बहुत सारे चित्र, ठीक है बेटे। तो ये सारी बातों के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कैथोड किरणों के गुण। एक हेडिंग लगाते हैं, कैथोड किरणों के गुण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है सबको कि कैथोड किरणों के गुण कौन कौन से हैं। अब सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया, किसने देखे सबसे पहले कैथोड किरणों के गुण, कौन लगा हुआ था इस काम में जी जान से, कौन लगा हुआ था। एक तो विलियम क्रुक्स और एक जे थॉमसन। तो विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ये दो वैज्ञानिक थे जो इस काम में लगे हुए थे, किस काम में, कैथोड किरणों के गुणों को समझने में। और इन्होंने क्या समझा, इन्होंने समझा कि जो कैथोड किरणों के गुण हैं वो इस नली में भरी हुई गैस के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। गैस कौन सी भरी है इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं, उस गैस का ताप कितना है इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं, उस गैस का दाब कितना है इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं। तो कैथोड किरणों के गुण इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं कि नली में कौन सी गैस भरी है, उसका ताप कितना है, उसका दाब कितना है। और ये जो आपने इलेक्ट्रोड लगाए ना, ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कौन सी धातु के बने हुए हैं, या फिर वो धातु की प्रकृति कैसी है जिसके आपने इलेक्ट्रोड बनाए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक बात देखी, उन्होंने देखा कि जो कैथोड किरणें होती है ना, इनके गुण, कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण
विसर्जन नली में भरी गैस, यानी गैस कोई सी भर लो आप। उन्होंने अलग अलग गैसें भरी ना, ऑक्सीजन भर के प्रैक्टिकल करा, फिर उन्होंने हाइड्रोजन भरी, फिर हीलियम भरी। वे बार बार गैस को बदल बदल के देख रहे थे कि क्या कैथोड किरणों के गुणों में कोई अंतर आ रहा है। तो उन्होंने देखा यार गैस तो चाहे कोई सी भर दो तुम, कैथोड किरणों के गुणों में तो कोई भी अंतर नहीं आता है। तो उन्होंने देखा कि कैथोड किरणों के गुण नली में भरी गैस, कोमा ताप, ताप भी बदल बदल के देखा उन्होंने कि क्या कैथोड किरणों के गुण बदल रहे हैं ताप बदलने पर। दाब एवं इलेक्ट्रोडों, जो इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं धातु के, कैथोड और एनोड को कुल मिलाकर इलेक्ट्रोड कहते हैं, ध्यान रखियो। इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। ये सबसे पहले उन्होंने इन सारी चीजों को बदल बदल के देखा। उन्होंने गैस बदल बदल के देखी, उन्होंने ताप बदल बदल के देखा, उन्होंने दाब बदल बदल के देखा, और ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये अलग अलग धातुओं के बना के देखे, कैथोड और एनोड। तो इन सारी बदलाव को करने के बावजूद भी कैथोड किरणों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कैथोड किरणों के गुण इन सारी बातों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखो, मान लो आपके पास ये कैथोड है, ये क्या है कैथोड, ध्यान से समझना, ये क्या है कैथोड, ऋण आवेशित। और हमने कैथोड के सामने, इस कैथोड के सामने यहां रख दी एक वस्तु, अपारदर्शी वस्तु रख दी है, त्रिभुजाकार वस्तु है और अपारदर्शी है, ओपेक है। और इसके सामने लगा दिया एक पर्दा, प्रतिदीप्त पर्दा या फिर स्फुरदीप्त पर्दा। ठीक है, ऐसा पर्दा जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो, सॉरी, जिस पर कैथोड किरणें टकराती हैं तो अपना इंप्रेशन देती हैं, वहां चमक उत्पन्न करती हैं। तो जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है ना, तो अपारदर्शी वस्तु को रखने पर सामने रखे गए पर्दे पर उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाती है। क्या बन जाती है? छाया। तो इस वस्तु की छाया पर्दे पर बन गई। जब कैथोड किरणें इस कैथोड से निकली होंगी और वे गई होंगी इसके पास से, तो जो कैथोड किरण अपारदर्शी वस्तु के पास से निकली वो तो निकल गई बाहर, यानी आर पार चली गई, आगे चली गई। और जो इसके ऊपर टकराई वो तो आगे नहीं जा सकती है क्योंकि वस्तु कैसी है? अपारदर्शी। तो जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया पर्दे पर बन जाती है, जो कि तू। इससे क्या पता चलता है बताओ, क्या पता चलता है इस चीज से? कैथोड किरणों का कौन सा गुण पता चलता है कि कैथोड किरणें अपारदर्शी वस्तु की छाया पर्दे पर बना देती हैं? इस गुण से या इस प्रयोग से कैथोड किरणों के किस गुण का आपको एहसास हो रहा है? बताओ सोच के। यहां लिखता हूं मैं, आप सोच के बताओ। जब कैथोड किरणों के मार्ग में, मार्ग तो पता है रास्ता, जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी, किसी अपारदर्शी वस्तु को, अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो उसकी छाया, उसकी छाया पर्दे पर प्राप्त होती है, उसकी छाया पर्दे पर प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें, अब बताओ क्या लिखना है मुझे?
जब कैथोड किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु की छाया पर्दे पर बना रही हैं तो कैथोड किरणों में क्या खासियत है? बेटे, कैथोड किरणों में खासियत यह है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। छाया केवल वे ही किरणें बना सकती हैं जो सीधी रेखा में चलती हों। यदि ये कैथोड किरणें सीधी रेखा में ना चलती तो क्या हो सकता था? तो हो सकता था ये कि किरण जो यहां से जा रही वो देख रही कि रास्ते में तो जो है जाम लगा हुआ है, रास्ता बंद है, तो वो किरण सीधी ना जाके यहां से घूम के फिर यहाँ चली जाती। तो यदि वे किरणें सीधी रेखा में ना चलती, कुछ किरणें इधर को जाती, कुछ इधर को जाती, कुछ अपना रास्ता बदल के जाती, तो इस जगह जहां आपको छाया मिली है वहां भी कैथोड किरणें पहुंच जाती, यदि कैथोड किरणें सीधी रेखा में ना चलती। जो भी किरणें छाया बनाती हैं तो समझ जाओ कि वे किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, इसीलिए छाया बनाती हैं। जैसे सूर्य की रोशनी से अर्थात धूप में हमारी छाया बनती है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब आप कमरे में एक तरफ ट्यूबलाइट लगाते हो या बल्ब लगाते हो तो उसकी छाया भी आपको दिखाई देती है। जब भी आप कमरे में चलते हो तो आपको आपकी छाया दिखाई देती है, क्योंकि आपके कमरे में प्रकाश उत्पन्न करने वाले प्रकाश स्रोत अर्थात ट्यूबलाइट या बल्ब लगे होते हैं। तो प्रकाश से छाया क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए छाया उत्पन्न होती है। और यदि कैथोड किरणों ने भी छाया उत्पन्न कर दी, छाया बना दी, तो समझ जाओ कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। बताओ, ये बात समझ में आई क्या आपके? मतलब कहने की बात यह है कि आजकल के पेपर सेटर ऐसे नहीं है कि सीधा क्वेश्चन आपके ऊपर दे मारेंगे और आप जो है उस क्वेश्चन पे जो है अपना शॉर्ट दे मारोगे, ऐसा नहीं होने का है। ठीक है, पेपर सेटर एक खतरनाक बॉलर होता है, ध्यान रखो। पेपर सेटर होता है खतरनाक बॉलर। बॉलर माने बॉलिंग करने वाला, ठीक है, जो क्रिकेट खेलता है उसे पता है। और जो आप होते हो ना, आपका मतलब बच्चा, स्टूडेंट, वो एक सीधा साधा बैट्समैन होता है जिसने कभी मैच खेला ही नहीं, पहली बार बैट लेके खड़ा हुआ मैदान में, और मैच कैसा है? इंटरनेशनल मैच है। तो पेपर सेटर एक खतरनाक बॉलर है और आप एक सीधे साधे बैट्समैन हो जो पहली बार मैदान पर उतरे हो बल्ला लेकर, और आपको ओपनिंग पे ही उतार दिया गया है कि सबसे पहले तू ही खेल यार। तो यूं बताओ कि एक बॉलर क्या चाहेगा कि मैं अपनी पहली बॉल पे ही छक्का लगवा लूं? बॉलर हमेशा चाहेगा कि मैं पहली बॉल पे ही बोल्ड मार दूं बैट्समैन को। तो इसलिए ध्यान रखनी है ये बात कि बैट्समैन को जब मैदान में उतरना है तो तैयारी के साथ उतरना चाहिए, उसे बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत कोचिंग करनी चाहिए, फिर उतरना चाहिए मैदान में। यूं नहीं कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, नहा धो के आया और जो है दही और लड्डू खा के आया और बल्ला लेके उतर गया मैदान में, छक्के छक्के मारूंगा, मम्मी ने जो है दही और लड्डू खिला रखे हैं मुझे। प्रैक्टिस करी नहीं है कुछ भी। तो इसलिए ध्यान रखो कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि कैथोड किरणों के गुण बताओ। एग्जाम में एक एक पॉइंट में से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इन सारे पॉइंट को डिस्कस करता हूं आपके साथ डिटेल में। क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध करो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। सिद्ध करो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, और आप अपने टीचर पे ऑब्जेक्शन लगा रहे, यार ये तो सिद्ध कराया नहीं, ये तो प्रूव कराना चाहिए था, ये तो डेरिवेशन कराया नहीं सर ने। पेपर सेटर देता है सिद्ध करो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो आपको बताना है कि जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया पर्दे पर बन जाती है। क्योंकि ये किरणें छाया बनाती हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। बताओ क्या मुसीबत है? कुछ भी मुसीबत नहीं है। तो एक खतरनाक बैट्समैन बनो, ना कि एक सीधे साधे बैट्समैन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप फिर अगले गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तीसरा गुण देखो जरा क्या है। तीसरा गुण मैं आपको यूं कह रहा कि मान लो आपके पास ये कैथोड है, ध्यान से देखना क्या बनाया मैंने, कैथोड, और इससे निकली है कैथोड किरणें, और मैंने कैथोड किरणों के मार्ग में लगा दिया है एक हल्का पैडल व्हील इस तरह का। ये एक पैडल व्हील है, या आप इसे कह सकते हो क्षेपणी पहिया। क्या कह सकते हो? क्षेपणी पहिया या पैडल व्हील है।
तो जब आप कैथोड किरणों के रास्ते में किसी हल्के क्षेपणीय पहिए को या पैडल व्हील को लगा दोगे तो क्या होगा कि कैथोड किरणें यहां से चलेंगी और इस पर टकराएंगी, और जब इस पर टकराएंगी तो टकराने से क्या होगा, पहिया घूम जाएगा ऐसे। ठीक है, पहिया क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, बताओ क्या पता चलता है, सोचो जरा आप। और यहां देखो, जब कैथोड किरणों के जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी कैथोड किरणों के मार्ग में किसी हल्के क्षेपणीय पहिए, या इसे आप कह सकते हो पैडल व्हील कह सकते हो इंग्लिश में, हल्के क्षेपणीय पहिए या पैडल व्हील को रखा जाता है तो वह घूमने लगता है, यानी उसमें घूर्णन गति प्रारंभ हो जाती है, वह घूमने लगता है। ठीक है, अतः अब है आपके दिमाग का खेल। अतः स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें, बताओ क्या स्पष्ट होता है भाई, आपने कैथोड किरणों के रास्ते में एक हल्का पैडल व्हील रख दिया, हल्का क्षेपणीय पहिया रख दिया और वो पहिया घूमने लग गया। तो इससे क्या पता चलता है, क्या ऐसा टॉर्च के साथ भी हो सकता है? एक ऐसा पहिया बनाओ और उसके ऊपर पंखड़ियों के ऊपर, उसके पैडल्स के ऊपर आप टॉर्च से लाइट मारो ऐसे यूं, क्या वो घूमने लग जाएगा? क्या सूर्य ने सारे पंखे घुमा दिए हैं? सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वे भी तो किरणें ही हैं। क्या आप प्रकाश के द्वारा घुमा सकते हो डायरेक्टली किसी पैडल व्हील को, किसी हल्के से क्षेपणीय पहिए को? नहीं घुमा सकते हो। हवा से तो आप घुमा सकते हो, ठीक है, पर प्रकाश से नहीं घुमा सकते। पर कैथोड किरणें तो घुमा रही हैं हल्के पहिए को। इससे क्या पता चला है? इससे क्या पता चला है बेटे? इससे पता चलता है कि कैथोड किरणें द्रव्यमान वाले, ध्यान से सुनो, द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि कैथोड किरणों में जरूर छोटे छोटे कण हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा द्रव्यमान है, इसीलिए तो पहिए को घुमा दिया। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जिनमें, उन छोटे कणों की बात कर रहा हूं जिनमें गतिज ऊर्जा होती है, जिनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो उन छोटे छोटे कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो ये पता चला है कि कैथोड किरणें बहुत छोटे छोटे ऐसे कणों से मिलकर बनी हैं जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर है और कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा जरूर है। ठीक है बेटे। नंबर 4, चौथा गुण, ये का मतलब कैथोड किरणें, ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, यानी अपना रास्ता बदल लेती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। यदि आप इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारोगे किन्हें, कैथोड किरणों को, तो ये अपना रास्ता बदल लेंगी, मुड़ जाएंगी। इसका मतलब जरूर इनके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश है, जरूर इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो आवेशित कण अपनी गति की दिशा को बदल लेता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ा था ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
लॉरेंज बल पढ़ा था ना, ये सारी चीजें आपने भौतिक विज्ञान में 10th क्लास में पढ़ी थी। और वहां से आपको पता चला था कि जब किसी आवेशित कण को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, चुंबकीय क्षेत्र में आप प्रवेश कराते हो तो वो कण अपनी गति की दिशा बदल लेता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र में कैथोड किरणों ने अपनी गति की दिशा बदली है तो इसका मतलब इनके ऊपर भी कोई ना कोई आवेश जरूर है, या तो धनावेश है या तो ऋणावेश है। अब वो कैसा आवेश है मैं बताता हूं, देखो। मान लो आप चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हो, तो चुंबकीय क्षेत्र के अलावा एक और क्षेत्र होता है जिसे आप कहते हो विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो मेरे पास एक ये प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर है धन आवेश। कैसा आवेश है? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। और एक प्लेट ये है, इसके ऊपर क्या है? ऋणावेश। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और यहां मैंने लगा दिया अपना कैथोड, बेचारा कैथोड। जब ये कैथोड अपने अंदर से कैथोड किरणें छोड़ता है ना, तो वो कैथोड किरण ऐसे जाती है, कैथोड किरण गई 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 और इधर घूम गई, इधर घूम जाती है। तो कैथोड किरणें जो हैं वे विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो मुझे एक बात सोच के तो बताओ कि ये किरणें धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हुई हैं। भाई धनावेश की ओर कौन आकर्षित होगा? जो खुद ऋणावेशित होगा वही तो आकर्षित होगा। भाई प्लस की तरफ कौन आकर्षित होता है? प्लस की तरफ कौन खींचता है? जो माइनसली चार्ज होगा, जो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इससे पता चला है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। वे जो कण है ना जिनमें कुछ द्रव्यमान है, जिन्होंने हल्के से पहिए को घुमा दिया था, वे जो कण हैं वे ऋण आवेशित हैं, क्योंकि कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। जो प्लस की तरफ मुड़ेगा वो माइनस ही तो होगा। या यूं नहीं समझ में आता तो यूं समझो, ये किरणें माइनस से तो दूर भाग रही ना। माइनस से दूर कौन भागेगा? जो खुद माइनस होगा वही तो भागेगा माइनस से दूर, जो खुद माइनस होगा। तो इससे भी यूं ही पता चल रहा है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। तो यहां तो हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता लगाया कि हाँ कोई ना कोई आवेश है। यहां हम लिखेंगे जब कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है या भेजा जाता है या छोड़ा जाता है, तो ये ध्यान से समझियो, तो ये धनावेशित, थोड़ा ठीक लिखूं, तो ये धनावेशित प्लेट की ओर क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं या मुड़ जाती हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं या मुड़ जाती हैं। अतः स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं, ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। ठीक है बेटे। तो पेपर सेटर पता कैसा सवाल दे सकता है आपको? पेपर सेटर क्वेश्चन दे सकता है, सिद्ध करो कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है। बताओ दे सकता है या नहीं? सिद्ध करो कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो आप कहोगे कि सर ने तो सिद्ध ही नहीं करवाया, इस चीज को तो सिद्ध करवाना चाहिए था, पेपर में आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन
पेपर सेटर देते हैं, क्योंकि पेपर सेटर होता है खतरनाक बॉलर और बच्चा या स्टूडेंट होता है सीधा साधा बैट्समैन, जिसे केवल फुल टॉस बॉल ही खेलनी आती है और वो इंतजार करता है कि कब फुल टॉस बॉल आएगी और मैं छक्का मारूंगा। और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, उस बच्चे को, स्टूडेंट को जो सीधा साधा बैट्समैन है, कि फुल टॉस बॉल बिल्कुल भी नहीं आएगी। सारी बॉल जो है यॉर्कर आएंगी, गुड लेंथ आएगी, या ऐसी बॉल आएगी जो आपके फट्टे फाड़ देंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो तैयारी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटे, अब आते हैं नंबर 5 पर। 5वां पॉइंट क्या है, 5वां गुण क्या है? कैथोड किरणें विसर्जन नली में भरी गैस को आयनित कर देती हैं। अब यहाँ दो सवाल आपके सामने खड़े हो रहे होंगे। पहला सवाल तो यही है कि ये आयनित कर देना क्या है, आयनित करने का मतलब क्या है, और कैथोड किरणें गैसों को कैसे आयनित करती हैं। देखो, मान लो आपके पास कोई परमाणु है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, जाग जाओ, जो सो रहे हो तो जाग जाओ। मान लो आपके पास कोई परमाणु है गैस का, और उस परमाणु की कक्षाओं में क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे ये आपके पास कोई परमाणु का नाभिक है धनावेशित, और धनावेशित नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हैं, और कक्षाओं में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है कक्षा में। तो यदि आपने इस परमाणु में से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया ना बाहर, तो परमाणु के ऊपर आ जाएगा धनावेश। कैसे आ जाएगा मैं चैप्टर में आगे डिस्कस करूंगा, अभी तो सिर्फ इतनी बात समझो कि ये परमाणु की कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यदि आपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो परमाणु के ऊपर आ जाएगा धनावेश, और अब ये बन जाएगा धन आयन। क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर उसे आयन में बदलने की क्रिया कहलाती है आयनित करना। परमाणु को किस में बदलना, आयन में। और आयन में बदलने का तरीका क्या है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आप कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो कैथोड किरणें इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं। कैसे निकाल देती हैं, हमने लिखा है कि कैथोड किरणें विसर्जन नली में भरी गैस को आयनित कर देती हैं। यानी विसर्जन नली में भरी गैस के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं। कैसे निकाल देती हैं, मान लो आपके पास ये कैथोड है, क्या है, कैथोड प्लेट, और इससे निकली है कैथोड किरणें। तो उनमें से कोई सी कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन पर जाकर टकराएगी, और इलेक्ट्रॉन पर टकराकर क्या होगा, देखो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है, वृत्तीय गति। इस अपनी कक्षा में क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, जिसे आप कहते हो परिक्रमा करना, परिक्रमण गति। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु पर बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। बाहर की ओर एक अपकेंद्र बल लगता है, और वस्तु को पर जब बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगता है तो वस्तु को तो इस अपनी कक्षा से बाहर गिर जाना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को। पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, ऋणावेश, और नाभिक पर कैसा आवेश है, धनावेश। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ एक आकर्षण बल भी लगता है, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो यदि मैं इस बल को जो नाभिक की ओर लग रहा है, इसे F1 कह दिया और इसे कह दिया F2, तो F1 का मतलब होता है अभिकेंद्र बल। क्या होता है, अभिकेंद्र बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर जो आकर्षण बल लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और F2 वृत्तीय गति करती हुई वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं अपकेंद्र बल। क्या कहते हैं बेटे, अपकेंद्र बल। तो ये तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभिकेंद्र बल तो समझ में ही नहीं आ रहा। अभिकेंद्र बल तो वो है जो सेंटर की तरफ लग रहा। क्यों लग रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस और नाभिक पे धनावेश है।
दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो ये तो अभिकेंद्र बल है और ये संतुलित करेगा इस F2 यानी अपकेंद्र बल को। यानी जब तक F1 बराबर F2 होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतनी ही त्रिज्या पर या उतनी ही दूरी पर घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो या कुछ बच्चे करते भी हैं। एक पत्थर लो छोटा सा और उस पत्थर में आप जो है रील का धागा बांध लो, जिससे मम्मी सिलाई करती है ना, या फिर टेलर सिलाई करते हैं। तो उस पत्थर में थोड़ा बड़ा सा पत्थर होना चाहिए, रील का धागा बांधो और उसे यूं पकड़ के घुमाओ गोल गोल। ठीक है, उसे काटी भी कहते हैं, काटी। उसे जब गोल गोल घुमाओगे ना आप, तो गोल गोल घुमाने से क्या होगा कि वो पत्थर जो है इस तरह घूमेगा जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, और आपका हाथ ऐसा होगा जैसे नाभिक। तो जब वो घूम रहा है तो बाहर की तरफ को अपकेंद्र बल तो उस पर लगता ही है, जब भी तो आपकी जो डोरी है, जो रस्सी है, जो पत्थर से बंधा हुआ धागा है, वो टाइट रहता है, बहुत ज्यादा टाइट रहता है ना। तो बाहर की तरफ जो लग रहा, जब आपने पत्थर को घुमाया अपकेंद्र बल, और आपकी जो धागे में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, अभिकेंद्र बल है। यदि मैं आपको कह दूं कि यार इसे और तेज घुमाओ, और तेज घुमाओ, और तेज घुमाओ, यदि आप उसे बहुत तेज घुमाओगे ना, तो जितना तेज घुमाओगे F2 का मान उतना बढ़ेगा, यानी अपकेंद्र बल उतना ज्यादा बढ़ेगा। और जब अपकेंद्र बल बढ़ता चला जाएगा, बाहर की तरफ लगने वाला बल क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने उसे बहुत तेजी से घुमाया। और ये जो अपकेंद्र बल है इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mv²/r, ये फार्मूला होता है। यदि इस फार्मूले पे आप गौर फरमाओगे ना, तो यहां से आपको पता चलेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², यानी जितना वेग होगा इसका, जितना तेजी से आप इसे घुमाओगे, उतना ही ज्यादा अपकेंद्र बल लगेगा F2। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। F अनुक्रमानुपाती है v² के, जितना तेज आप घुमाओगे ना उसे, उतना ही तेज बाहर की तरफ को उस पर बल लगेगा, पत्थर पे जो आपने एक धागे से बांध के जिसे आप घुमा रहे। और जब बल ज्यादा लगेगा, तो जिस समय वो बल इतना ज्यादा हो जाएगा बाहर की तरफ को लगने वाला कि आपका धागा का तनाव उसे सहन ना कर सकता हो, तो धागा टूट जाएगा। प्रैक्टिकल को करके देखिए जरा, धागा टूट जाएगा, पत्थर बाहर की तरफ गिरेगा जाके एकदम। पत्थर बाहर क्यों गिरा, क्योंकि आपने उसे तेज घुमाया था। तेज घुमाने से क्या हुआ, अपकेंद्र बल F2 बढ़ा, क्योंकि वेग बढ़ने से अपकेंद्र बल बढ़ता है। और वो जब F2 बढ़ गया और F1 है उतना ही, तो बाहर तो गिरेगा ही। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस विद दिस पुअर इलेक्ट्रॉन, इस गरीब इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी यही काम होगा बिल्कुल। जब आप इधर कैथोड गन लेके खड़े हुए हो, कैथोड गन यानी जिसमें से कैथोड किरणें निकलती हैं, कैथोड गन को आप इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हो। तो इसमें से कैथोड किरणें निकली और कोई सी एक कैथोड किरण इसके ऊपर टकराई। जब इसके ऊपर टकराई तो अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी, अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा था, जब ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही घूम रहा था और इसमें F1 और F2 के मान बराबर थे, ऊपर से आपने इस पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन पे कैथोड किरण का इसकी एनर्जी बढ़ा दी आपने। जब आपने इसकी एनर्जी बढ़ाई तो वेग बढ़ा, और वेग बढ़ा तो अपकेंद्र बल F2 बढ़ा, और जब अपकेंद्र बल F2 बढ़ा तो F1 तो उतना ही है, प्लस माइनस आवेश की मात्राओं में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। जब F2 बढ़ेगा तो बताओ, F2 बढ़ने से, F1 से ज्यादा होने से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं गिरेगा? गिरेगा, पक्की बात है। और परमाणु में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गिरेगा तो परमाणु के ऊपर आ जाएगा धनावेश, और अब वो बन जाएगा आयन। और इस घटना को कहते हैं आयनित कर देना। किसे आयनित कर दिया? गैस के परमाणु को। कौन सा गैस का परमाणु है जो आपने यहां भर रखा था नली के अंदर? ठीक है, नली कहां थी वो यहाँ तो डायग्राम ही नहीं है। विद्युत विसर्ज नली जो थी, विद्युत विसर्ग नली या विसर्जन नली, उसमें जो गैस भर रखी थी उस गैस का परमाणु है। तो हमने यहाँ लिखा है कैथोड किरणें विसर्जन नली में भरी गैस को आयनित कर देती हैं। गैस के परमाणुओं को इस तरह करती हैं आयनित। कौन करती हैं? कैथोड किरणें। ठीक है बेटे, ध्यान रखोगे इस चीज को। अच्छा, आते हैं नंबर 6 पर, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट ये फोटोग्राफिक प्लेट को, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, जैसे प्रकाश कर देता है। ये गुण हैं इसके। अच्छा, एक बात बताओ, किसने करा था कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन? किसने करा था बताओ? विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने।
नंबर 7, धातु की पतली पन्नी के आर पार निकल जाती हैं। धातु की पतली पन्नी के आर पार निकल जाती हैं। तो धातु की पतली पन्नी के आर पार भी निकल जाती हैं। कौन निकल जाती हैं? कैथोड किरणें। ठीक है। नंबर 8 में आप ध्यान रखोगे कि यदि इन्हें आप धातु के ऊपर अटैक कराओगे तो धातु पर टकराकर क्या उत्पन्न करेंगी? धातु पर टकराकर ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं, यानी कि गर्म भी हो जाएंगी धातुएं और चमकने भी लगेंगी। ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं, यानी ऐसा प्रकाश जो ऊष्मा भी उत्पन्न करता हो। ताप माने टेम्परेचर, दीप्ति माने चमक। दीप्ति का मतलब चमक होता है, चमक, शाइनिंग। नंबर 9, ये माने कैथोड किरणें। उच्च गलनांक वाली धातुओं से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणें माने एक्सरे कराते हैं ना, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो यदि आपको एक्स किरणें बनानी है तो उसका तरीका यह है कि आप कैथोड किरणों का अटैक कर दो उच्च गलनांक वाली धातुओं पर, तो आपको एक्सरेज मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्या मिलनी शुरू हो जाएंगी? एक्सरेज। तो इन सभी गुणों का अध्ययन करा था विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने, और इन सभी गुणों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष क्या निकला? मतलब ये तो बहुत कम गुण हैं। जे थॉमसन और विलियम क्रुक्स ने तो बहुत सारे गुणों का अध्ययन करा था। उनमें से कुछ मुख्य गुण हमारे सिलेबस में हैं और हमने इतने गुणों को डिस्कस कर लिया और आपको काफी अंदाजा हो गया होगा कि कैथोड किरण वास्तविकता में क्या है। आपको कुछ एहसास हो रहा होगा कि कैथोड किरण जो है वास्तविकता में किरण ना होके कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ कण हैं। और वे कण, एक बात पता चल गई कि वे कण ऐसे हैं, उनमें द्रव्यमान भी है और उनमें गतिज ऊर्जा भी है और उनके ऊपर आवेश भी हमें पता चल गया है, ऋण आवेश। तो निष्कर्ष क्या निकला इन सारी बातों का? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं मैं क्या निष्कर्ष निकला। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। हेडिंग लिखते हैं बेटे निष्कर्ष। क्या रिजल्ट निकला जूलियस प्लकर के प्रयोग का और फिर विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन के द्वारा किए गए गुणों के अध्ययन का? कैथोड किरणों के गुणों का जो अध्ययन उन्होंने किया है, जो हमने पढ़े हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकला है? उससे निष्कर्ष यह निकला है कि जो कैथोड किरणें हैं ना, वे एक ऐसे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी है जिनके ऊपर ऋणावेश होता है। ठीक है, दो बातें ध्यान रखनी है। उपरोक्त गुणों के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कैथोड किरणें ऐसे कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैसे कणों से मिलकर बनी होती हैं? देखो जरा ध्यान से। ऐसे कणों से मिलकर बनी होती हैं जिन पर
कुछ ऋणावेश होता है। उन कणों पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। जिन पर कुछ ऋणावेश होता है तथा जिनमें, यानी उन कणों में जिनसे मिलकर कैथोड किरणें बनी है, तथा जिनमें कुछ द्रव्यमान भी होता है। बस ये दो बातें पता चली वैज्ञानिकों को सबसे पहले। ठीक है, क्या क्या पता चला कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी हैं वे कण कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर रखते हैं और कुछ ना कुछ आवेश भी जरूर रखते हैं, और वो कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्टोनी। वैज्ञानिक का नाम देखो कितना अजीबोगरीब था, स्टोनी। स्टोनी ने क्या बताया? स्टोनी ने इन कणों का नाम रखा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्टोनी ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा था सबसे पहले। फिर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था वो स्टोनी ने दिया था। पर एक बात का ध्यान रखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन की खोज के श्रेय की बात करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाना चाहिए, तो जे थॉमसन ने ही सबसे ज्यादा मेहनत करी थी, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। कभी आप लिख दो वहां एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? स्टोनी ने। स्टोनी ने तो नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय यानी कि क्रेडिट किसे जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का? जे थॉमसन को। जे थॉमसन, क्योंकि सबसे ज्यादा जद्दोजहद करी थी इस वैज्ञानिक ने। गुणों का अध्ययन हो चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना भी काम हुआ उसमें सबसे ज्यादा काम जे थॉमसन के द्वारा ही किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को, पूरा कर देता हूं वाक्य, जे थॉमसन को जाता है। यदि कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको जे थॉमसन ही बताना है। और एक बात और पता चली निष्कर्ष में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी पदार्थों का मौलिक कण है। सभी पदार्थों का मौलिक कण है। मौलिक कण का मतलब मूल कण, मौलिक कण है। यानी इस दुनिया में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। इलेक्ट्रॉन जरूर है, हर एक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के गुण कौन कौन से हैं और उनसे हमें किस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, पहले हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं या परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं, और कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। 3 वैज्ञानिकों का नाम हमने आज सीखा है, जूलियस प्लकर, विलियम क्रुक्स, थॉमसन, और एक स्टोनी का भी सीखा है। तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, मेरे साथ साथ लिखा करो, या वीडियो को पॉज करके लिखा करो, या फिर स्क्रीनशॉट कर लेके लिखा करो। और या फिर यदि इतना नहीं कर सकते हो, आप सीधे साधे बैट्समैन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, पीडीएफ नोट्स का आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी है तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, पक्की बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।